हेलो एवरीवन, मैं मीर और आज हम ट्वेल्थ क्लास की अपनी बायोलॉजी सीरीज का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने एनसीईआरटी निकाल लीजिए और हाइलाइटर निकाल लीजिए, नहीं तो नोटबुक निकाल लीजिए, इसमें आप अपना नोट लिखेंगे। और इसमें हम पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी और इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लावर, देन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि हम इनमें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है फ्लावर्स। फ्लावर्स जिसे हम साइट ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या कि इसी से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट जो है वो आते हैं। इसको एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल भी कहा गया है। ये एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज हमारे लिए रखता है। फ्लावर में 4 होल्ड्स होते हैं। होल्ड्स का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इस तरीके से, क्योंकि एक फ्लावर में 4 होते हैं। सबसे बाहर जो है 2 एसेसरी होल्ड्स होते हैं और अंदर के जो 2 हैं वो रिप्रोडक्टिव होल्ड्स होते हैं। फिर जो रिप्रोडक्टिव होल्ड्स है उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल को हम लोग स्टेमन कहते हैं, फीमेल को हम पिस्टल कहते हैं। फिर आता है हमारा एसेसरी होल्ड, जो कि है पेटल और सेपल, जिसका दूसरा नाम कोरोला और कैलिक्स है। पेटल्स जो होते हैं वो ये इस तरह के ब्राइट कलर्स के होते हैं एंड ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। जो सेपल होता है, ये ग्रीन कलर का पार्ट, ये प्रोटेक्शन में मदद करता है और कहीं कहीं फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। टोटल हमारे इसमें सेमन में और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि एंथर और फिलामेंट। पिस्टल में भी हमारे 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा यहाँ पे है, स्टाइल ये लंबी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और ये हमारा ओवरी। फिर एक कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर में सारे होल्ड्स मतलब चारों प्रेजेंट रहते हैं। इनकम्प्लीट में 4 में से 1, 2 या 3 ऐसे कम होते रहते हैं, तो उन्हें हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। इसके बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या होता है, फ्लावर में या तो सिर्फ एक मेल पार्ट रहता है या फीमेल पार्ट रहता है, इसलिए हम उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और बाइसेक्सुअल में बोथ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट रहता है। इसके बाद आता है मोनोइशियस एंड डाइशियस। मोनोइशियस में क्या होता है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, उसमें मेल और फीमेल अगर दोनों सेम प्लांट पे हैं, दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे हैं, तो उन्हें मोनोइशियस कहेंगे। और अगर एक प्लांट में मतलब पूरे एक प्लांट में सिर्फ मेल है और एक प्लांट में फीमेल है, तो उसे हम डाइशियस कहेंगे। मोनोइशियस के 2 एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी में, कैस्टर एंड मेज। डाइशियस का एग्जाम्पल है पपाया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमन कहते हैं या फिर एंड्रोइशियम भी कहते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है ये इस तरीके का दिखता है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। बाइलोब का मतलब इसमें टोटल 2 लोब्स होते हैं, एक ये वाला लोब और एक ये वाला लोब, और दोनों हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ये और 2 यहाँ पे, तो डायथीकस कहते हैं इसलिए। फिर इसे टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं, मतलब 2 लोब्स हैं और उन दोनों में 2 थीका है। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 2 × 2 4, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, क्योंकि उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जो कि आगे जाके हमारे पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं। फिलामेंट, फिलामेंट ये लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है।
और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड मतलब ये वाला एंड जो है वो थैलेमस या पेटल से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें क्या है कि इसमें टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स होते हैं। 4 लेयर्स कौन कौन से होते हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। इसको याद करने की ट्रिक है एपी एंडो मीटा। तो इसे हम लोग ऐसे याद करते थे एपी एंडो मीटा, तो इससे सारे लेयर्स आपको एक बार में याद होते हैं। जो 4 लेयर्स में 3 स्टार्टिंग के लेयर होते हैं मतलब आउटर लेयर, वो प्रोटेक्शन और डाइसेंस में मदद करते हैं। डाइसेंस मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर का, ये हमारा जो है फट जाता है और इसमें से पॉलन ग्रेन सारे बाहर निकल के पॉलिनेशन के लिए चले जाते हैं। ठीक है। टेप्टम जो है, टेप्टम एक चीज़ में मदद करता है, वो है नरिशमेंट। नरिशमेंट में मदद करता है किसकी? पॉलन ग्रेन्स की। जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे बन रहे हैं उनको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा वो टेप्टम प्रोवाइड करेगा। इसकी एक खास बात है कि इसके पास 10 साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन 1 न्यूक्लियस रहता है। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, जो कि हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया पूरा है, वो बाद में पोलन सैक्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये पोलन सैक्स में ही हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इन सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया group of compactly arranged homogeneous cells is called sporogenous tissue। तो ये जो हमारे टिश्यू हैं ये सारे, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड और अरेंज्ड है होमोजीनियस सेल्स, जिसे हम बाद में स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसमें क्या है कि जो हमारे माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स मतलब जो मेल गैमेट्स आगे जाके बनेंगे, मतलब मेल गैमेट्स बनने का एक तरीका है। क्या होता है इसमें? पॉलन मदर सेल्स या स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये इनसे हमारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, वो जाके आगे पॉलन ग्रेन बनाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है पॉलन मदर सेल्स, जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू भी है, ये मियोसिस करता है। मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज में ये डायट बनाता है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में ये टेट्राड बनाता है। इसके बाद जब ये मैच्योर कर जाता है तब ये पॉलन ग्रेन या ऐसे माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं। फिर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के 2 वॉल्स होते हैं, मतलब 2 लेयर्ड वॉल है। पहला जो है वो है इंटाइन, दूसरा है एक्साइन। इंटाइन जो होता है ये अंदर वाला पार्ट है और एक्साइन जो है बाहर वाला पार्ट है। एक्साइन थिक होता है, इंटाइन थिन होता है। एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना रहता है और इंटाइन पेक्टिन और सेलुलोज का बना रहता है। और बीच बीच में, मतलब ये पूरा जो वॉल है ये पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है, बीच बीच में जर्म पोर रहता है, मतलब प्रोमिनेंट एपर्चर या एक होल टाइप का स्ट्रक्चर, जो कि जर्मिनेशन में मदद करता है। जर्मिनेशन में मतलब कि यहाँ से ऐसे एक पोलन ट्यूब बनती है और इसके बाद जर्मिनेशन में हेल्प होती है। स्पोरोपोलिन जो कि एक्साइन बनाता है, वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि हाई टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कलाइन इनको विथस्टैंड कर सकता है, मतलब इनमें रह सकता है। इसलिए ये पॉलन ग्रेन्स को हम फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। काफ़ी सालों बाद भी ये आपको फॉसिल की तरह मिल सकते हैं। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा। वेजिटेटिव सेल, ये पूरा वेजिटेटिव सेल रहता है और ये जनरेटिव सेल रहता है। वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर रहता है, बड़ा रहता है, और जनरेटिव छोटा रहता है। वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व रहता है जो कि अबेंडेंट रहता है और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस रहता है। जनरेटिव सेल छोटा सा है और ये साइटोप्लाज्म और वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता रहता है। ठीक है। और यहाँ पे जो बताया गया है 60% एंजियोस्पर्म जो है शेड एट 2 सेल स्टेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो कि ये हमारा पॉलन ग्रेन है, इसमें एक वेजिटेटिव सेल हो गया हमारा ये, और जनरेटिव सेल हो गया ये। तो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में ये जो जनरेटिव सेल है ये 2 सेल स्ट्रक्चर बना रहे हैं और बाद में जाके ये 3 सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जनरेटिव सेल जो है
डिवाइड हो जाता है और 2 मेल गैमेट्स जो है इसमें से निकलते हैं। तो 60% एंजियोस्पर्म में शेड होता है 2 सेल स्टेज में, जब ये इसमें सिर्फ 2 ही सेल थे तब ये निकलते हैं, और बाकी की जो 40% है वो 3 सेल स्टेज में रहते हैं, मतलब इस तरह की स्टेज में रहते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है जनरेटिव सेल माइटोटिकली गिव राइज टू 2 मेल गैमेट, इसलिए इसे 3 सेल्ड स्टेज कहते हैं। अब आता है पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी में क्या है कि पॉलन ग्रेन जो है ये काफ़ी लोगों को एलर्जी या ब्रोंकियल एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, मतलब कि आप इनके पास जाएंगे तो ये आपके नोज़ में जा सकते हैं, जिससे कि आपको एलर्जी हो सकती है। बहुत लोगों को एलर्जी होती है और इसकी वजह से ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। फिर ये किसकी वजह से होता है? आपने एनसीईआरटी में एग्जांपल देखा होगा, पार्थेनियम, इसे ही हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। अब आता है पोलन टैबलेट्स। पोलन टैबलेट्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? पोलन ग्रेन्स जो है उनके पास न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जिसे कि हम लोग फूड सप्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्प करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में, इसलिए इन्हें टैबलेट्स की फॉर्म में या सिरप्स की फॉर्म में लिया जाता है, जिससे कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है एथलीट्स की और रेस हॉर्सेस की। और ये एक एग्जांपल है इसका आपको मिलेगा बी पॉलन करके, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर आता है पॉलन वायबिलिटी। ये क्या होता है? जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो अपने एंथर से निकलने के बाद एक उसका टाइम पीरियड रहता है जब तक कि वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ड्यूरेशन ऑफ गैमीट बीइंग एक्टिव फॉर फर्टिलाइजेशन, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी पे करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल मिलेगा वीट एंड राइस, ये 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपना पॉलन वायबिलिटी लूज कर देते हैं, मतलब उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन लेग्यूमिनोस, सोलेनेसी और रोजेसी, ये फैमिली है, तो ये मंथ्स तक अपना पॉलन वायबिलिटी रखते हैं। तो यही है कि पॉलन वायबिलिटी हो गया आपका। फिर पॉलन बैंक्स। पॉलन बैंक्स में है कि हम लोग पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, काफ़ी सारे स्पीशीज को फॉर ईयर्स। किसमें करते हैं? इन लिक्विड नाइट्रोजन, और टेम्परेचर जो है ये इंपॉर्टेंट है 196 डिग्री सेल्सियस। देन आता है हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि है गाइनोशियम। ठीक है, इसमें हमारे 3-4 पार्ट्स हैं, वो हमें पढ़ने होंगे, जो कि है सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल, ये इस तरह का स्टाइल, और लास्ट में आता है ओवरी। ओवरी के अंदर ये हमारे ऐसे छोटे छोटे ओव्यूल्स रहते हैं और पॉलन ट्यूब बाद में फॉर्म होता है। स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है? रिसेप्टिव पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके आता है। स्टाइल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ओवरी बेसल या सोलन पार्ट है इस तरीके का, और इनसाइड ओवरी हमने जैसे बात की ओवेरियन कैविटी है, जिसे लॉक्यूल भी कहते हैं। फिर आता है प्लेसेंटा, जो कि लॉक्यूल के अंदर आता है। ये जो आप साइड का पार्ट देख रहे हो इस तरीके से, ये हमारा प्लेसेंटा है। इसके बाद है कि मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया जो है आगे जाके फीमेल गैमेट वगैरह सब बनाएगा, तो वो प्लेसेंटा से ही आता है, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, और ये रहा ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब होता है कि सिंगल पिस्टल रहता है इसमें। सिंगल पिस्टल मतलब कि एक फ्लावर में सिर्फ एक ही पिस्टल रहेगा, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है एक ही रहेगा। मल्टी कार्पेलरी में मोर देन वन हो सकता है। सिनकार्पस मतलब अगर बहुत सारे हैं और वो फ्यूज हो गए तो वो आपका सिनकार्पस हो गए, और बहुत सारे हैं और फ्री रह गए तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। जो मोनोकार्पेलरी है उसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, पैडी, मैंगो। मल्टी कार्पेलरी का एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। ये सारे आपको एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है ये याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट के पीवाईक्यूज आते हैं इस पर। फिर मेगास्पोरेंजियम, जिसे कि हम ओव्यूल भी कहते हैं। ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है हमारा पूरा। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ चीज़ें हैं जो याद करने वाली चीज़ें हैं।
सबसे पहले है फनिकल। फनिकल क्या होता है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में होता है। मतलब अगर हमारा ये ओव्यूल है और ये प्लेसेंटा है ऐसे, तो इसके बीच वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा फनिकल कहलाता है। तो हिलम क्या है? हिलम है हमारा, जो ये फनिकल की बात की हमने और ये ओव्यूल की बात की, इसके बीच वाला स्ट्रक्चर जो है उसे हम हिलम कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है ओव्यूल के दो एक एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि हम इंटीगुमेंट्स भी कहते हैं, और ये हमारा प्रोटेक्शन में मदद करता है। ठीक है। तो दो इंटीगुमेंट्स रहते हैं, एक आउटर और एक इनर। फिर है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक स्मॉल ओपनिंग है। यहीं पे हमारा पोलन ट्यूब आता है मेल गैमेट्स को लेके जर्मिनेशन के लिए। तो उसके लिए ये एक स्मॉल पोर है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। उसी के अपोजिट में, अपोजिट टू माइक्रोपाइल, चलाजल होता है। चलाजल एंड भी कहते हैं, चलाजा भी कहते हैं, जो कि बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, मतलब एकदम नीचे वाले पार्ट में रहता है। फिर आता है न्यूसेलस। न्यूसेलस जो बाकी का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट न्यूसेलस, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल रहता है जो कि हमारे एम्ब्रियो सैक को मदद करता है नरिशमेंट के लिए। फिर आता है एम्ब्रियो सैक। ये इनसाइड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे गोल सा है, और इसी से हमारा मेगास्पोर बनता है। फिर आता है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। इसका मतलब क्या है? जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है उससे मेगास्पोर बनता है। उसी प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जो कि मियोसिस की मदद से होता है। जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे, ये जो एम्ब्रियो सैक टाइप का है, इसी से बाद में, मतलब ये मेगास्पोर मदर सेल है, इससे मेगास्पोर बनता है मियोसिस के थ्रू। इसी से हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ ये है ना बाय मियोसिस। मेगास्पोर में क्या है? लार्ज सेल, डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है। कैसे बनाइए? मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस 1 से हमारा डायड बनता है, मतलब टू सेल स्टेज होती है। फिर टेट्राड बनता है जो कि लीनियर के फॉर्म में रहती है, ऐसे 4 सेल्स एक साथ लीनियरली रहते हैं। और इनमें से, इन चारों में से 3 डीजनरेट करता है और एक ही बचता है। जो एक बचता है वो फंक्शनल रहता है, उसमें जाके जाके डेवलपमेंट होती है, जो कि आगे ये फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। और ये हमारा पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है। अब है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या है? मेगास्पोर न्यूक्लियस जो है हमारा, इसके अंदर के जो न्यूक्लियस है, इसमें माइटोसिस होती है एक बार, तो 2 न्यूक्लियर बना। फिर एक और बार हुई तो 4 न्यूक्लियर बनाए। फिर एक और बार हुई तो 8 न्यूक्लियर बनता है। और इस पूरे प्रोसेस के बीच में जो है सेल वॉल नहीं बनती है। सेल वॉल एंड में बनती है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है लास्ट में। उसके बाद हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक कंप्लीट होता है। और मैच्योर एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का रहता है कि 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल होते हैं उसमें टोटल। ठीक है। जो 6 न्यूक्लियस रहते हैं वो तो सेल वॉल से हमारे सराउंडेड रहते हैं। बाकी जो अदर हैं, 2 जो बच गए, वो पोलर न्यूक्लियर कहलाते हैं, वो बीच में सेंटर में रहते हैं। तो उसके हम लोग पार्ट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है। 3 एंटीपोडल सेल्स हैं जो कि चलाजल एंड के पास रहते हैं, चलाजल एंड के पास रहते हैं, हाँ। और ये पोलर न्यूक्लियर जिसमें 2 न्यूक्लियस रहता है, इसलिए सेंट्रल सेल भी कहते हैं इसे हम। फिर एग एपरेटस आता है। एग एपरेटस में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है हमारा एक एग सेल, क्योंकि ये रहा, और 2 सिनर्जिड। सिनर्जिड ये रहे दो हमारे। सिनर्जिड जो है उनके पास सेलुलर थिकनिंग रहती है यहाँ पे, जिसे कि हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस भी कहते हैं। और यही हमारे पोलन ट्यूब को गाइड करता है आगे की प्रोसेस के लिए। अब हम इसका मेन आई का पार्ट पढ़ेंगे, वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करता है। एक पॉलन ग्रेन है,
यहाँ से निकला और हमारे ये स्टिग्मा पे आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। इसके 3 तरह के टाइप हो सकते हैं ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, कि कैसे किस तरीके से हुआ। सबसे पहले हमारा ऑटोगैमी। इसमें हमारा सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, सेम फ्लावर रहता है, उसी के एंथर से निकल के ये इसमें आ जाते हैं, इसलिए इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब गैटिनोगैमी क्या होता है? गैटिनोगैमी में क्या होता है कि एक पूरा प्लांट है, उसमें एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ पे है। तो उसके एक फ्लावर से, एक फ्लावर का ये है, एक फ्लावर का ये है, तो उसके एक फ्लावर से एंथर जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर हो जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है। तो उसे ही हम गैटिनोगैमी कहते हैं, मतलब डिफरेंट फ्लावर लेकिन सेम प्लांट। तो एक तरीके से ये है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही, पर ये है जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ये दूसरे फ्लावर में गया इसलिए फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। इसके बाद आता है हमारा जेनोगैमी। जेनोगैमी में कंप्लीटली हमारा डिफरेंट प्लांट रहता है, मतलब एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, तो एक के आंसर से दूसरे के पिस्टल में जाता है, उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। फिर है एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सिंक्रोनिंग। इसमें क्या होता है हमारा कि पॉलन रिलीज, जो हमारा पॉलन निकलता है, और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों एक साथ हो जाती है, मतलब पॉलन ग्रेन निकलने का टाइमिंग भी और स्टिग्मा जो है रिसीव करने का टाइमिंग दोनों का सेम रहता है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन ईजी हो पाती है। फिर दूसरा क्या तरीका है, एंथर और स्टिग्मा जो है दोनों पास पास रहेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन भी बढ़ जाएगा। इसके लिए बहुत मतलब ये कुछ प्लांट्स हैं जिन्होंने ये ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन में आसानी होती है। जो 3 प्लांट है वो ये है, कॉमनेलिया, ऑक्सैलिस एंड वियोला। इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं काओ से, मतलब COV, ठीक है, उससे आपको याद रहेगा कि क्या एग्जाम्पल्स हैं। ये 2 तरीके से फ्लावर जो है इनके दिखते हैं। पहला तरीका है क्लेस्टोगैमस, जो कि क्लोज फ्लावर। क्लोज फ्लावर का क्या मतलब है कि अगर हमारा एक ये ऐसे पिस्टिल हो गया, ये हमारे स्टेमन हो गए इस तरीके से, तो ये क्लोज्ड है, तो इनको पास कोई और जगह नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ ही चले जाते हैं। एंड देन आता है हमारा चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड रहते हैं, मतलब खुले रहते हैं। तो ये इन तीनों प्लांट्स के 2 तरीके के फ्लावर्स हैं, क्लेस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये अलग अलग तरीके से भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। बायोटिक, जो कि बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमनली यही होता है। एबायोटिक अब प्लांट्स जो हैं ज़्यादा नहीं करते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स जो है इसमें हमारे 2 ही आते हैं, एक आता है हमारा विंड और दूसरा आता है हमारा वाटर। उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है कि बीज जो है सारे बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले तो इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा होते हैं बायोटिक वाले में, जो कि हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स में भी सबसे ज़्यादा मोस्ट डोमिनेंट जो है वो हमारा बीज है। कौन कौन से इंसेक्ट्स अदर देन बीज करते हैं? बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वॉस्प, एंड्स, मॉथ्स। फिर बर्ड्स और बैट्स भी करते हैं। फिर कुछ लार्ज एनिमल्स भी करते हैं, जैसे कि कुछ प्राइमेट्स जैसे कि लेमर, फिर एब्रोब्रियल रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स। देन आता है हमारा लार्ज, ये इनके कुछ फैक्टर्स होते हैं, इन प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो क्या क्या होता है। सबसे पहले ये बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और रिच इन नेक्टर होते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको अट्रैक्ट करना रहता है सारे पॉलिनेटर्स को। ये सारे जो पॉलिनेटर्स हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट, रिच इन नेक्टर होते हैं। इसके बाद स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, जो इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, ताकि कोई भी अगर इंसेक्ट इनके पास आए
तो ये स्टिकी नेचर के हैं और इनके पैर में चिपक जाए और फिर किसी और प्लांट पे जाएंगे तो पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कुछ जो है प्लांट फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी देते हैं, जैसे कि क्या, नेक्टर हो गया, फिर प्लेस टू ले एग्स हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो है ये सब देते हैं। और इनके हमारे पास दो एग्जांपल्स भी है एनसीईआरटी में। पहला तो है ये मॉथ एंड प्लांट यूका। मॉथ जो है प्लांट यूका के अंदर जाता है और उसमें अपने एग्स ले करता है और प्लांट यूका के जो है पॉलिनेशन में मॉथ मदद करता है। और भी कुछ प्लांट्स है जैसे कि एमोरफिलस जो कि 6 फीट लॉन्ग है, वो भी ये चीज़ें करता है। अब आता है हमारा एबायोटिक फैक्टर या एजेंट्स। इसमें सबसे पहले है विंड्स। विंड के लिए हम दूसरा नाम भी है एनेमोफिली, जो कि विंड पॉलिनेशन का ही दूसरा नाम है। ये एबायोटिक में जो बाकी के दो एजेंट्स हैं मतलब विंड और वाटर, उसमें विंड जो है मोर कॉमन है और ये ज़्यादातर ग्रासेस में होता है। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स इनको बहुत सारे रिलीज करने पड़ते हैं क्योंकि इनके पास एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है कि भाई होगा कि नहीं होगा, इसलिए एक साथ बहुत सारे पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। तो ये लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन रहते हैं ताकि ये ईजिली हवा में फ्लोट कर सके, इसलिए ये लाइट रहते हैं। फेदरी स्टिग्मा रहते हैं टू ईजिली ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। इसके बाद वेल एक्सपोज स्टेमन। स्टेमन काफ़ी बाहर खुला सा रहता है ताकि ईजिली अट्रैक्ट कर सकें। लाइट इन कलर रहता है, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते ये। फिर एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब के पास ईयर्स होते हैं जो कि स्टिग्मा स्टाइल है। ये हमारा पॉलन को ट्रैप करने में मदद करता है। ये एनसीईआरटी चेंज होने के बाद अच्छा है, तो पहले यहाँ पे टैसल्स आता था, ईयर्स की जगह टैसल्स आता था। अब है वाटर हाइड्रोफिली। इसमें टोटल 30 जनरा के स्पीसीज ही है, जो कि मतलब 30 जनरा ही है जो कि ये वाटर पॉलिनेशन करते हैं, जिसे हाइड्रोफिली भी कहते हैं। ज़्यादातर मोनोकॉट्स में ही होता है ये, और सारे एक्वाटिक प्लांट्स नहीं करते ये। कुछ कुछ प्लांट जो पानी के अंदर है वो भी वाटर पॉलिनेशन के बजाय विंड पॉलिनेशन जो है प्रेफर करते हैं। उसमें क्या होता है कि फ्लावर जो है पानी से एमर्ज करता है और टॉप पे मतलब सरफेस पे आता है और पॉलिनेशन बाय विंड या इंसेक्ट जो है उसको प्रेफर करता है। जो हमारा वाटर पॉलिनेशन है, इसमें दो तरीके के वाटर हैं जिसमें पॉलिनेशन होती है, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर में जो है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला है। मेरीन वाटर में जूस्टेरा और सी ग्रासेस है। वेलिस्नेरिया में क्या है, जो फीमेल फ्लावर है वो अपने लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है उनका, एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, वो उससे एकदम अबव सरफेस ऊपर तक पहुंच जाता है और वहाँ पे हमारे मेल फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको रिलीज कर देते हैं और वो जो है पैसिवली वाटर करंट्स में फ्लो करते हैं। पैसिवली का क्या मतलब है कि कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करते, जहाँ पानी लेके जा रहा है वहाँ वाटर करंट्स लेके जा रही है वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। और सी ग्रासेस जो है, जो कि हमने पढ़ा कि मैरीन वाटर में होते हैं, जो वो पूरे पानी के अंदर सबमर्ज्ड रहते हैं और पॉलन ग्रेन्स भी अंदर ही जो है रिलीज कर देते हैं। ये भी पैसिवली जाते हैं। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके पास एक खास कवरिंग रहती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जो कि प्रोटेक्ट करता है वेटिंग से। देन आता है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर प्लांट सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करता रहेगा तो इनब्रीड डिप्रेशन हो जाएगी और हमारा प्लांट की जो एबिलिटीज़ है आगे प्रोडक्शन करने की वो कम हो जाती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन, जो हमने पहले सिंक्रोन नहीं पढ़ा उसका उल्टा है नॉन सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होता है पहले या बाद में, मतलब और स्टिग्मा जो है वो दोनों की मतलब टाइमिंग अलग रहती है। पॉलन ग्रेन की रिलीज की और स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने की दोनों की टाइमिंग्स अलग रहती है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा है हमारा डिफरेंट पोजिशनिंग, मतलब अगर स्टिग्मा और मतलब स्टेमन और पेस्टल अगर अलग अलग रहेंगे तो ईजिली वो लोग पॉलिनेशन अपने साथ में नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो भी एक तरीका है। एक और तरीका है सेल्फ
इनकम्पैटिबिलिटी। अगर प्लांट अपने अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म ले आए कि फिर वो कंपैटिबल ही ना हो, तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम रोक सकते हैं। और लास्ट जो तरीका है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक प्लांट में सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक ही मेल है या फीमेल है, तो ये लोग प्रिवेंट कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कुछ हद तक। जो मोनोइशियस है वो पूरी तरीके से ऑटोगामी को प्रिवेंट करते हैं, बट कैटिनोगामी को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। मोनोइशियस हमने जैसे कि पढ़ा था, एक ही प्लांट में मेल है और एक ही प्लांट में फीमेल है, तो ऑटोगैमी तो ये प्रिवेंट कर देंगे, लेकिन गेटिनोगैमी ये लोग प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा प्लांट नहीं है ना, एक ही प्लांट में जो है हो सकता है। डाइशियस में क्या होता है, एक प्लांट में मेल है, एक प्लांट में फीमेल है, तो एक से दूसरे पे ही जाएगा, तो ऑटोगैमी और गेटिनोगैमी दोनों प्रिवेंट होगी और क्रॉस पॉलिनेशन ही हर बार होगी। देन आता है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें जो है पिस्टल के पास हमारे एबिलिटी होती है पॉलन की ये कंपैटिबिलिटी को चेक करने की, कि वो सेम प्लांट के स्पीशीज का, मतलब सेम नहीं, एक उसी तरीके की स्पीशीज का है कि नहीं है, नहीं तो फिर वो उसे रिजेक्ट कर देता है। सबसे पहले क्या होता है, वेजिटेटिव सेल जो हमने पहले पीछे पढ़ा था, वो एक पोलन ट्यूब बनाता है इस तरीके से। यहाँ से एक पोलन ट्यूब निकलता है, यहाँ पे एक आता है ऐसे और ऐसे निकलता है इस तरीके से। पोलन ट्यूब जो है स्टिग्मा स्टाइल होते होते फिर लास्ट में ओवरी तक रीच कर जाता है। जो 2 सेल स्टेज होते हैं वो बाद में 3 सेल स्टेज बनता है, जो कि है 2 मेल गैमेट्स। इस तरीके से होता है 1 और 2, तो 2 जो मेल गैमेट्स होते हैं वो यहाँ भी साथ में पहुँच जाते हैं। ये पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी में माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है, और वहाँ पे एक सिनर्जिड जो है उसके फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ये एम्ब्रियो सैक के भी अंदर पहुँच जाता है। तो इसे ही हम लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं, कि पोलन जो है पिस्टल से इंटरेक्ट कैसे करता है, कैसे आई का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये हम क्यों करते हैं, क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, कि भाई क्रॉप कैसे आगे और अच्छे हमें फसल दे सके, क्रॉप्स दे सके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट सुटेबल प्लांट्स जैसे कि एक होगा डिजीज फ्री प्लांट होगा एक हमारा, और एक शायद होगा कि अच्छे फ्रूट्स जो है प्रोड्यूस कर सकें। सबसे पहले हमने ये सुटेबल प्लांट्स कर लिया। इसके बाद ईमैस्कुलेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ एंथर्स। एक हमने एंथर्स को रिमूव कर दिया। जिस प्लांट में हमें मतलब ये फीमेल है, फीमेल प्लांट में हमने फीमेल प्लांट रहने दिया, और ये जो एंथर वाला पार्ट है ये हमने कट कर दिया, ताकि इससे ना जा सके जो हम इसको देना चाहते हैं, जिस एंथर का देना चाहते हैं वही दें। तो हमने एंथर्स को रिमूव कर दिया। देन हम बैगिंग करते हैं। बैगिंग में क्या होता है कि जो हमने अभी ये एंथर्स रिमूव कर दिए, अब इसके बाद जो फीमेल पार्ट बचा है उसको हम अब कवर कर देते हैं, ताकि और कोई ना आ सके, जो हम डालना चाहते हैं सिर्फ वही दें। अब हम लोग करते हैं डस्टिंग। जो पॉलन ग्रेन हमें चाहिए उसी को हम इस पे डस्ट मतलब डाल देते हैं, और इसके बाद हम रीबैगिंग कर देते हैं। डालने के बाद जो कि जैसे हमने डाल दिया, फिर इसको हम दोबारा से रीबैगिंग कर देते हैं। अगर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके लिए हमें ईमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल है तो फीमेल प्लांट ही होगा, तो फीमेल पार्ट होगा, उसमें सिर्फ मेल तो होगा ही नहीं। तो इसमें हमें क्या कहते हैं, ईमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ये बैगिंग करेंगे, लस्टिंग करेंगे, फिर रीबैगिंग करेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिप्रोडक्शन होती कैसे। इसमें है सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 चीज़ें एक साथ होती है, एक होता है सिनगैमी, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। हमने अभी पीछे देखा था कि 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं, है ना। जो 2 मेल होते हैं उसमें से एक मेल गैमेट जो है एक्सेल के पास चला जाता है, और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के पास चला जाता है। जो एक हमने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये एक जो है यहाँ आ जाता है और एक जो है एक्सेल के पास चला जाता है। इससे हमारा
जो है जाइगोट बनता है, वन मेल गैमेट और एक्सेल से जाइगोट बनेगा, और वन मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियर से जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। इनकी प्लॉइडी लेवल भी हमें याद करनी पड़ती है, जैसे कि ये इसकी प्लॉइडी लेवल n होती है, इसकी भी n होती है, तो ये 2n बना देगा। सिंपल है, प्लस करना रहता है। और इसमें वन मेल गैमेट है और टू पोलर न्यूक्लियाई है, इसमें एक n, इसमें दो n है, तो ये 3n बन जाता है। ठीक है, तो जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बना देता है। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना 3n का, इसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, इसे शॉर्ट में पेन भी कहते हैं। पेन को आगे जाके पेन जो है ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो और ये तो सारा न्यूक्लियस का था। जो सेंट्रल सेल था जिसमें मतलब पोलर न्यूक्लियाई थे दो, इस तरीके से जो पोलर न्यूक्लियाई थे इसको सेंट्रल सेल कहते थे। तो ये बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, जैसे ये न्यूक्लियस है अंदर, तो ये सेल है। अब आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है, मतलब एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म जो है ये पेन, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, न्यूक्लियर डिवीजन करके, जो भी न्यूक्लियस के डिवीजन होते हैं वो डिवीजन होता है और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है। ये इसमें फूड रिजर्व मटेरियल रहते हैं और ये हेल्प इन मतलब एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, बनाने में मदद करता है। अब इसमें पहले सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, तो ये सेलुलर हो जाएगा, मतलब सेल की तरह पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो आपने जो कोकोनट खाया है उसमें कोकोनट वाटर देखा होगा आपने, पानी, तो वो पूरा फ्री एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहता है। मतलब जो भी पानी है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जो व्हाइट कलर का मलाई होती है, जिसे हम इंग्लिश में व्हाइट कर्नल कहते हैं, वो वो जो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म रहता है। ठीक है, अगर एंडोस्पर्म जो है हमारा ये न्यूट्रिशन में मदद करता है एम्ब्रियो की, है ना, तो अगर वो पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा न्यूट्रिशन में मदद करके अपने आप को पूरा कंज्यूम कर लिया, तो वो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये सब जो है ये एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम होता है, तो ये इस तरीके के प्लांट्स में मिलते हैं। अगर एंडोस्पर्म बच गया, कुछ केसेस में बच भी जाता है, तो वो कौन से प्लांट में मिलेगा, तो कैस्टर और कोकोनट में मिलेगा। अब आता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो माइक्रोपाइलर एंड में हमारा बनता है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के सेम ही होते हैं। तो दो तरह के हमारे सीड्स हैं, जैसे कि हमें पता है, एक है डाइकॉटिलेडन, एक है मोनोकॉटिलेडन। दोनों में सिंपल सा अंतर क्या है, डिफरेंस, कि एक में दो रहते हैं कॉटिलेडन, एक में एक कॉटिलेडन रहता है। डाइकॉट में कैसे बनता है, जाइगोट रहता है इस तरीके का, फिर बाद में प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है जो कि इस तरीके का दिखता है, फिर बाद में हार्ट शेप, जो कि ये रहा हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और बाद में मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, इस तरीके का मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। और इसमें कॉटिलेडन्स, ये दोनों कॉटिलेडन्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, दो कॉटिलेडन्स है ये, यहाँ पे जो ये जहाँ से कनेक्ट हो रहा है वो है लुम्ब्यूल। ठीक है, इसमें एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, तो उस एक्सेस के ऊपर एपिकोटाइल होता है और उस एक्सिस के नीचे हाइपोकोटाइल होता है। एपिकोटाइल मतलब ये वाला एरिया प्लूम्यूल से एंड होता है, मतलब यहाँ पे ये जो प्लूम्यूल है उससे एंड हो जाता है, और हाइपोकोटाइल जो है नीचे का पार्ट, ये रेडिकल से एंड होता है, और ये रेडिकल भी रूट कैप से कवर्ड रहता है। अब आता है हमारा मोनोकॉटिलेडन्स। मोनोकॉटिलेडन्स में क्या है, स्कुटलेम है, वन कॉटिलेडन्स, मतलब जो वन कॉटिलेडन है वो स्कुटलेम भी कहते हैं उसे। अब इसमें है कि रेडिकल जो है वो लोअर एंड पे रहता है और रूट कैप उसको कवर करता है, और उसको भी ये जो रूट कैप है उसको भी हमारा सिलियोराइजा जो है, कोलियोराइजा, वो हमारा रूट कैप को कवर करता है। तो ये तीन चीज़ हमारे नीचे हो गई।
फिर एपिकोटाइल जो है मतलब ऊपर का जो पार्ट है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस के, उसके पास शूट एपेक्स रहता है, ये रहा हमारा शूट एपेक्स। तो और लीफ प्राइमोर्डिया जो है वो सिलियोप्टेल में, ऊपर जो सिलियोप्टेल होता है, ये आपको सारे डायग्राम याद रखने पड़ेंगे। ऊपर का जो ये सिलियोप्टेल होता है उसके अंदर लीफ प्राइमोर्डिया रहता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा चैप्टर का वो है सीड। सीड में क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं हम सीड को, मतलब इसी से हमारा आगे जाके फ्लावर प्लांट सब जो है वो सब बनेगा। सीड में क्या क्या होता है, सीड कोट होता है, कॉटिलेडन होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं। कॉटिलेडन दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, इसलिए ऐसे लिखा है। कॉटिलेडन कैसा होता है, थिक होता है, स्वॉलन होता है, इसके अंदर हमारा फूड रिजर्व स्टोरेज रहता है। अब दो तरह के सीड रहते हैं, जैसे हमने भी पीछे पढ़ा था एंडोस्पर्म के बारे में, कि कुछ प्लांट में एंडोस्पर्म बच जाता है, कुछ प्लांट्स में नहीं बचता है। तो जिनमें बच जाता है उन्हें हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। रिटेन सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, तो उन्हें हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ा था, कोकोनट और कैस्टर पढ़ा था, और भी एग्जाम्पल है वीट, मेज, पार्ले, कैस्टर एंड सनफ्लावर। कुछ प्लांट्स है जिनमें बिल्कुल भी नहीं बचता है, तो उसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, जो कि है नो एंड, उसमें फिर नो एंडोस्पर्म लेफ्ट है, तो वो एग्जाम्पल क्या होते हैं, पी एंड ग्राउंडनट। अब हमारी जो चीज़ें हैं क्या है कि पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म क्या होता है, कुछ प्लांट में न्यूजीलैंड भी बच जाता है, न्यूजीलैंड रिमेन्स प्रेसिस्टेंट। कौन से प्लांट है वो, ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है। माइक्रोपाइल जो है उसके पास स्मॉल पोर होता है सीड कोट के अंदर, उसी से हमारे ऑक्सीजन की एंट्री होती है, वाटर की एंट्री होती है, जो कि आगे जर्मिनेशन में मदद करेगा, ठीक है। फिर जो हमारा सीड है और फ्रूट है वो सब कैसे बनता है वो सब के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ओवरी था, स्टार्टिंग में हमने ओवरी के बारे में पढ़ा था, जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर जो ओव्यूल है वो सीड बन जाते हैं। ओवरी का वॉल जो है वो हमारा फ्रूट वॉल बन जाता है, जिसे हम पेरिकार्प भी कहते हैं। इंटुगमेंट्स जो है वो हमारा सीड कोट बन जाता है। अब ये जो हमारा डोरमेंसी है, डोरमेंसी का क्या मतलब है, डोरमेंसी का मतलब है इनएक्टिव स्टेज, कि जो सीड है वो पूरे टाइम एक्टिव नहीं रहता, जब फेवरेबल टाइम रहता है तभी ग्रो कर पाता है, नहीं तो ऐसे डोरमेंसी में रहता है। और जर्मिनेशन फेवरेबल कंडीशन में ही होती है। जब सीड मैच्योर करता है तो वो ड्राई हो जाता है, और 10 to 15% मॉइस्चर ही उसके मास में, मतलब मास जो है 10 to 15% मॉइस्चर की वजह से रहता है, मास का 10 to 15% मॉइस्चर रहता है, बस यही। देन फ्रूट के भी टाइप्स रहते हैं। ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, ओवरी अगर फ्रूट बना दे तो वो हो गया हमारा ट्रू फ्रूट। ओवरी के अलावा किसी और चीज़ से फ्रूट बन जाए तो वो बन जाएगा फॉल्स फ्रूट, जैसे कि थाइलेमस, थाइलेमस जो है वो फ्रूट बनाता है, तो फिर उसे हम फॉल्स फ्रूट कह देंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये आपका फॉल्स फ्रूट हो गया। अब आता है हमारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, वो फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं उन्हें हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल में सिंपल एग्जाम्पल है बनाना। अब दो अलग अलग तरह के और फ्रूट्स पढ़ेंगे हम, फ्लैशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। इनके एग्जाम्पल क्या है, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ये इजीली आपको याद रहेंगे कि भाई ये फ्लैशी रहते हैं तो हम खाने में भी इजी रहता है, तो फ्लैशी हो गए। ड्राई फ्रूट जो है को ये ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड हो गया। अब है कि सीड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म के लिए। ऐसे जो है सीड्स जो हैं, मतलब एंजियोस्पर्म की जो सीड्स हैं वो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है, कि इनके बहुत सारा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के, बिना वाटर के भी ये लोग ये सारे प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। और एडेप्टिव स्ट्रैटेजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट, जो इनके पॉलिनेशन होते हैं, एंजियोस्पर्म के पॉलिनेशन होते हैं, ये दूर दूर तक नए नए हैबिटेट तक जा पाते हैं, इसलिए इन्हें कह रहे हैं कि एडेप्टिव स्ट्रैटेजी भी इनके पास अच्छी रहती है।
इनके पास सीड कोट रहता है तो प्रोटेक्शन में भी मदद करेगा। फिर ये अलग अलग प्लांट्स दूर दूर तक प्लांट्स के पास जाएंगे तो नए नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बनेगा, जिससे कि फ्रूट जो है और अच्छा क्वालिटीज लेके आ सकता है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे जो कि हमने पढ़ा था फॉल्स फ्रूट का। स्ट्रॉबेरी हो गया, ये आपका एप्पल हो गया, ये भी आपका फॉल्स फ्रूट में ही आएगा। और ये जो है यहाँ पे ख़त्म होता है और उसके बाद चैप्टर के हम एंड में आ गए हैं बिल्कुल। क्या जो सीड स्टोरेज है, सीड को हम लोग को अगर स्टोर करना है तो उसकी दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी। इन चीज़ों से ही हम लोग सीड को ईजिली स्टोर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सीड वायबिलिटी, टाइम पीरियड फॉर विच सीड्स रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन। जो कि हमारा सीड रहता है वो कब तक जर्मिनेट कर पाएगा, उस टाइम पीरियड को हम सीड वायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जो अब तक हमें ओल्डेस्ट मिला है, ओल्डेस्ट 10,000 साल पुराना एक सीड है जो कि डॉर्मेंसी दिखा रहा था। कौन सा तो उसे लुपाइन भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है लुपाइन आर्टिकस, जो कि आर्कटिक टुंड्रा से मिला था हमें। फिर एक है डेट पाम, जिसका साइंटिफिक नेम है फिनिक्स टैक्टिलेफेरा, जो कि हमें ये किंग हेरोड्स के पैलेस के पास से मिला था, जो कि डेड सी के पास है। ये 2000 साल पुराना था, जो कि इसके वायबल सीड्स थे, मतलब 2000 साल भी बाद भी ये सीड्स हम ग्रो करेंगे तो प्लांट ग्रो हो सकता था। फिर नेक्स्ट है हमारा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? सीड्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने वो था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सीड्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने वो है एपोमिक्सिस। उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, उसके जैसा ही दिखता है। फिर डिप्लॉयड एक्सेल जो है, ये डिप्लॉयड एक्सेल जो है वो बिना रिडक्शनल डिवीजन के बनता है और फॉर्म एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। डिप्लॉयड एक्सेल विदाउट रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस नहीं करनी पड़ती और एम्ब्रियो बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन नहीं करना पड़ता। इसका एग्जांपल क्या है? ग्रास या एस्ट्रिएसी के, एस्ट्रिएसी फैमिली या ग्रास के स्पीसीज। हाइब्रिड्स की कल्टीवेशन, एक हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी, ये एनसीईआरटी में काफ़ी लास्ट पेज में लिखा हुआ था कि क्या हाइब्रिड्स जो हैं वो हम लोग हर साल प्रोड्यूस करते हैं और सेग्रीगेशन जो है अगर मेंटेन नहीं की तो जो हाइब्रिड कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये कॉस्टली भी रहते हैं। हाइब्रिड को अगर हम बार बार एक साथ करेंगे तो उनकी जो हाइब्रिड कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका एक सोल्यूशन है क्या, हाइब्रिड सीड को एपोमिक्स में कन्वर्ट कर दो, फिर उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ये हाइब्रिड कैरेक्टर भी मेंटेन कर पाएंगे। और इसके बाद लास्ट चीज़ है हमारी पॉलीएम्ब्रियोनी। इसका क्या मतलब है? अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड। अगर एक सीड में एक एम्ब्रियो से ज़्यादा है तो वो पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाएगा। एग्जाम्पल इसके ईजी है, सिट्रस और मैंगो के कुछ वेराइटीज़ जो हैं वो भी हैं। एंड थैंक यू, ये चैप्टर आज का यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को कम्प्लीटली मास्टर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके जो आपने नोट्स पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार एनसीईआरटी थॉरली रीड कर लीजिए, हाइलाइट्स कर लीजिएगा और लास्ट में पीवाईक्यू कर लीजिएगा। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू इज़ मोर देन इनफ और ये चैप्टर आपका उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं और भी सारे चैप्टर्स आएंगे, सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।